गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। नहीं होंगे तो क्लास के बाद हो जाएंगे, क्योंकि काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो एक बार ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। फटाफट से चलेंगे। आ जाओ एक बार। वॉइस इशू अभी कुछ नहीं होना चाहिए, ऑल गुड, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, जो लोग नए बैचेस में भी जुड़े हैं, जिनको नहीं है पता, मेरी क्लास 7:10 तक शुरू होती है। मतलब कई बार उससे पहले भी हो जाती है, बट 10 तक का टाइम होता है कि 7:10 से पहले पहले आपकी क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी। 10 मिनट कई बार लग जाते हैं। चलिए स्टार्ट करें आज की कहानी। बहुत बढ़िया। हाँ, क्लास आपकी अब एकदम परफेक्ट चल रही होगी, सभी बैचेस में परफेक्ट चल रही होगी। कल हम बात कर रहे थे, ये सीटेट के बैच में मैंने क्लास लगवाई है। वैसे तो ये बड़ा टॉपिक है जो हम बाकी बैचेस में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल, क्योंकि इस बार न्यूरोप्लास्टिसिटी भी सीटेट में पूछा, और ये जरूरी है कि हम यहाँ पर साथ में कुछ और चीजें, जीनोटाइप फिनोटाइप भी समझ लें, और फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है वो भी समझें। उसके बाद हम एक आध जो क्वेश्चन इस बार नया आया हुआ है उसको समझें, है ना, और तब जाकर के आगे बढ़ें। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आ जाइए फटाफट से। हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे, डोंट वरी, है ना। इस पे जो लिखा हुआ है उसको लेके बहुत ज्यादा व्यथित नहीं रहना। कुछ चीजें ऐसी, फिनोटाइप को हिंदी में फिनोटाइप ही कहेंगे, है ना। तो आपको वही समझना है उसको उसी तरह से, और जो समझाने पे फोकस किया जा रहा है उस पे फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई कह रहा है आपको कपड़े कहाँ से मिलते हैं? ये शर्ट कहाँ से मिला? ऐसे मिल जाता है, जाते हैं भंडारे में मिल जाता है। मजाक, मतलब कैसी बातें करते हो यार। खरीद के लाते हैं यार, और क्या करेंगे। कई बार गिफ्ट्स में मिल जाते हैं, फिर नहीं तो चले जाते हैं, खरीद लाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। कोई एक ब्रांड होता है तो ऑनलाइन का वैसे कम ही रहता है, बहुत रेयर होता है। जब से मेरे पास समय खत्म हुआ है तब से ऑनलाइन शॉपिंग बंद हो चुकी है। कॉलेज टाइम पे होती थी। बहुत रेयर होता है ऐसा कभी कि कोई स्टोर में आपने कुछ देखा। खैर, ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा। आते हैं, हाँ, हम प्लास्टिसिटी की बात कर रहे थे, वो हम करने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज, सीटेट में मैंने बताया था कल किस सीक्वेंस में आपको ये क्लास देखनी है। सीटेट वाले बैच में क्लास जो है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे रहेगी, 5:30 से 6:30 रहेगी। ये एक्स्ट्रा क्लास है जो आपको दी जा रही है। हो सकता है ये टॉपिक अगर थोड़ा बहुत बच गया तो एक और एक्स्ट्रा क्लास लगा दी जाए, अदरवाइज हाँ। वॉल्यूम कम आ रहा है, ऐसा है क्या? चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए समझें कहानी क्या है, देखिएगा। हाँ, ये डेवलपमेंट के साथ साथ चलने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। धन्यवाद शिव। अच्छा जी, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। भाई की तबीयत ठीक नहीं, माइंड काम नहीं कर रहा है, क्या करें। आदर्श, ये जीवन की ना बेसलाइन दुख है, सफरिंग। बुद्धा ने भी कहा है, और ये आप एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो ऐसी समस्याएं जीवन में चलती रहेंगी, और खतरनाक भी कभी भी हो सकती हैं। तो इनके साथ डील करना हमें सीख लेना होगा, कि बाकी चीजें जो जरूरी हैं वो भी हम साथ में करते रहें, और ये जो समस्याएं हैं जीवन की, है ना, फैमिली में कोई बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, मृत्यु तक हो सकती है कहीं पे, अनफॉर्चुनेटली, है ना। तो चीजें कुछ भी, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। उस चीज के लिए हमें सरेंडर कर देना है उस सिचुएशन में। और ज्यादा ज्ञान ना देते हुए मैं आ जाती हूँ टॉपिक पे। ठीक है जी, स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, वॉल्यूम ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, अभी आएंगे प्लास्टिसिटी क्या होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है। आप चाह रहे हैं तो चलो मैं सबसे पहले उसी को डिस्कस नहीं करूंगी, इसी से डिस्कस करेंगे ताकि और क्लैरिटी से समझ में आए। इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी आनुवंशिकता और वातावरण का क्या है, गुणनफल है। कोई भी एक व्यक्ति, या तो उसको जीन्स से वो चीजें मिली हैं, या फिर एनवायरमेंट से मिली हैं, या दोनों के गुणनफल से मिली हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया अंजलि। चलिए, तो अगर हम बात करें पेरेंट्स की, हमें पता है पेरेंट्स, माता पिता, ठीक, बच्चे को जन्म देते हैं। तो माता पिता से डीएनए का, ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कभी ना कभी, डीएनए का ट्रांसमिशन होता है बच्चे में। डीएनए मतलब जेनेटिक मेकअप जो है, हमारे जीन्स जो है वो ट्रांसफर होंगे
हमारे जो माता पिता हैं उनसे जो पिछली पीढ़ियां चली आ रही हैं, जो भी गुण है, हाइट है, कलर है, आवाज है, शक्ल है, बॉडी स्ट्रक्चर है, टेम्परामेंट है, बहुत सारी जेनेटिक कोडिंग होती है और ये हमारे जीन्स के थ्रू, डीएनए के थ्रू बच्चे में जाती है ये चीज। तो पेरेंट से डीएनए ट्रांसमिशन जो हुआ, डीएनए का ट्रांसमिशन जो हुआ, स्थानांतरण जो हुआ, वो एक बच्चे में जाएगा और जो उसकी जेनेटिक कोडिंग है, जो डीएनए में कोडेड हैं चीजें, वो जीनोटाइप कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जीनोटाइप कहलाती हैं। ठीक है, ये GENOTIYPE जीनोटाइप कहलाती हैं। हिंदी में भी कृपा करके इसको ऐसे ही लिखिएगा क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है, जीनोटाइप या जीन टाइप भी लिख देंगे हिंदी में तो ठीक। तो जीन टाइप क्या है? जेनेटिक कोडिंग जो आपके जीन्स में कोडेड है, वो सब ये एक तरह से ऐसा है कि जैसे आप कोडिंग नहीं करते हैं, कंप्यूटर्स में एक कोड होता है, ये फोन भी चल पा रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन कोड। कोई तो कोडिंग इसमें हुई होगी जिसकी वजह से हमें पता है कि भाई इसमें कैलकुलेटर यूज करेंगे तो यहां से ये वाला बटन दबाएंगे ये होगा। ये सब क्या है? कोडिंग की वजह से हो पा रहा है। तो इसी तरह से ह्यूमन बींग्स में भी एक कोडिंग होती है जो हमें हमारे जेनेटिक्स से, हमारी आनुवांशिकता से, हमारे वंशानुक्रम से मिलती है। ठीक है जी बात। तो अगर हम बात करते हैं तो पेरेंट्स से डीएनए या जीन्स ट्रांसमिट हुए किसमें? बच्चे में, और ये कहलाया जीनोटाइप। भाई उसकी आंखों का रंग है ना, आंखें होंगी, हाथ पैर होंगे, आवाज होगी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिससे बच्चा बनता है। तो वो हमारा जेनेटिक कोड या जीनोटाइप। ठीक, जीनोटाइप क्या है? अ पर्सन्स जेनेटिक इनहेरिटेंस, यानी वो चीजें जो उसको विरासत में मिली हैं वंशानुक्रम से। तो जीनोटाइप क्या हुआ? विरासत में मिलने वाली जो भी चीजें हैं, जो भी विशेषताएं हैं, बीमारियां भी हैं इवन, वो सब आपका जीनोटाइप हो गया। बात क्लियर है? अब अगर हम एग्जांपल लें इस चीज का, डीएनए कोड्स एंड सीक्वेंस जीन्स एनकोड आई कलर। जैसे आपके जीन्स में होता है कि आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपके माता पिता की आंखें, माता की आंखें, पिता की आंखें, या पिछली पीढ़ियों से जो भी कलर चले आ रहे हैं, या उनकी शेप भी कैसी होगी, ये सब मिलकर के जेनेटिक कोड बना और आपकी कोडिंग में है, आपके जेनेटिक कोड में है कि आई कलर क्या होने वाला है बच्चे का। तो वो जेनेटिक कोड हो गया। एक क्या हो गया? जेनेटिक कोड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या है तो बताओ। ठीक है, इतनी बात। ये टाइम टेबल वाले जो परेशान घूम रहे हैं इनसे अभी बात करेंगे हम। टाइम टेबल एकदम क्लियर है आपका। मंडे टू फ्राइडे 7 बजे आपके अदर बैचेस की क्लास है। MWF में आपकी सीटेट की क्लास है 5:30 से 6:30। सीटेट की क्लास 3 दिन होगी, बाकी क्लासेस आपकी 5 दिन होंगी। ठीक है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, बस यही टाइम टेबल है। ये एक्स्ट्रा क्लास है जो सीटेट के बैच में लगवाई जा रही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, बाकी बैचेस में भी चल रहा था तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इस बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ब्लड ग्रुप हो सकता है आपका, आई कलर हो सकता है आपका, हेयर टाइप हो सकता है, ये जेनेटिक कोडिंग में आपके डाल दिया गया जीन्स में। अब जब हम बात करेंगे इस जीनोटाइप की, तो जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, यानी जो आपका जीनोटाइप है, जो आपका जेनेटिक मेकअप है, जो आपको विरासत में मिले तत्व हैं, ट्रेट्स हैं, विशेषताएं हैं, अब वो एनवायरमेंट में आके कैसा रोल प्ले करेंगे। प्लस एनवायरमेंट, भाई कॉन्सेप्शन के टाइम पे, गर्भ धारण के समय पे एक जेनेटिक मेकअप बना क्रोमोसोम और एग के फर्टिलाइजेशन से बेसिकली। अब एनवायरमेंट में आकर के वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। भाई कई बार क्या होता है, हमारा फोन हैंग होने लग गया, मान लीजिए हमने कुछ दबाया, चल कुछ और रहा है, मतलब कोडिंग जो की गई थी वो एनवायरमेंट में ठीक से अनफोल्ड नहीं हो पा रही। ऐसा हो सकता है जेनेटिक कोड में आंखों के रंग की बात हुई है, कोई आंख में प्रॉब्लम आ जाए बच्चे को, तो वो क्या हुआ, एनवायरमेंट में जैसे ही अनफोल्ड होता है, जीन्स प्लस एनवायरमेंट बनाते हैं किसको, फिनोटाइप को। किसको? फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप, फिनोटाइप। ठीक, जो आपका इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं प्लस आपका एनवायरमेंट क्या बनाएगा, फिनोटाइप बनाएगा। अभी बताएंगे, डोंट वरी। ठीक, अब हम बात करते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप क्या है? द वे एन इंडिविजुअल्स जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड। जो आपके जेनेटिक मेकअप है, जीनोटाइप है, वो एनवायरमेंट में कैसे अनफोल्ड होता है। एनवायरमेंट में कैसे अनफोल्ड होता है, क्या मतलब है, वातावरण में कैसे वो अनफोल्ड होगा, निकल करके आएगा, उभर करके आएगा। ठीक है ना, क्लियर बात है? ठीक है आद्या, बहुत बढ़िया जी, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया मनोज, चले आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम बात करें यहां पर, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, जो भी आपको शारीरिक गुण मिले हैं, बेस्ड ऑन जीन्स द आई कलर केम आउट एज ब्राउन, देयरफॉर आईज विद कलर ब्राउन विल बी एन इंडिविजुअल्स फिनोटाइप। आपकी माताजी की आंखों का रंग था काला और पिताजी की आंखों का रंग था ब्राउन। आपका जो आंखों का रंग जेनेटिक मेकअप में आपके दोनों गए,
जेनेटिक मेकअप में माताजी की तरफ से ब्राउन रंग, ब्लैक कलर भी आया और पिताजी की तरफ से ब्राउन आईज भी आई, और हो सकता है इसमें और भी कुछ कलर्स हों जो जेनेटिक कोड में आपके चले आ रहे हो, लेकिन आपकी आंखों का रंग जो फाइनली ब्राउन हुआ वो फिनोटाइप है। यानी जेनेटिक कोड में हो सकता है आपके बहुत कुछ हो, लेकिन एनवायरमेंट में जैसे वो अनफोल्ड हुआ है उसको फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है ना। इसको इस तरह से भी देखेंगे, साइको सोशल ट्रेट्स, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस। अगर हम बात करते हैं यहां पर तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिनोटाइप है इसमें दो तरह के ट्रेट्स हो सकते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हो सकते हैं, दूसरे साइको सोशल ट्रेट्स हो सकते हैं। कि आपके पिताजी का टेम्परामेंट बहुत शांत है, माताजी का भी बहुत शांत है, तो आपके अंदर एक शांत पर्सनैलिटी आ गई। लेकिन एनवायरमेंट, अगर आप बहुत ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं जहां बहुत शोरगुल है, बहुत लड़ाइयां हैं, बहुत तूफानी जगह है, सीरिया में रह रहे हैं, कहीं युद्ध की जगह रह रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी उस तरह से अनफोल्ड होगी। शांत होने के बावजूद फिनोटाइप आपका चेंज होता रहता है। ठीक। क्रिएटिविटी आपकी, इंटेलिजेंस आपकी, कि बुद्धि का एक सर्टेन स्तर आपके माता पिता से आपको मिला, आपके जेनेटिक मेकअप में है, लेकिन एनवायरमेंट में उसको कितना बढ़िया तरीके से मौका मिल पाया, एजुकेशन कैसी मिल पाई, पोषण कैसा मिल पाया, ट्रेनिंग कैसी मिल पाई, इन सब से फिनोटाइप बनेगा। ठीक है ना। चलिए समझते हैं कहानी है क्या। हाँ, गर्व मूवी है ना, हाँ सही बोल रहे हो, बिल्कुल आएंगे अभी और समझेंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं होना इस चीज को लेके, समझ ही रहे हैं अभी। टेम्परामेंट होता है स्वभाव। ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं एकदम तुनक मिजाज, जरा सा कुछ हुआ बस उनके गुस्सा नाक पे रखा रहता है। कुछ लोग होते हैं यार बम भी फट जाए उनको लगता है ठीक है कोई बात नहीं देखेंगे, मतलब बम फटना तो थोड़ा ज्यादा हो गया, बट वो बहुत बड़ी समस्याओं पे भी बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जीन्स, जो आपके डीएनए में, जो आपके जेनेटिक कोड में है, वो है जीनोटाइप, जो आपको अपने जीन्स से मिला है। इसमें आपका रंग, हाइट, आंखों का रंग, आपकी इंटेलिजेंस का स्तर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन में आने पे, एनवायरमेंट के साथ अंतः क्रिया करने पे रिएक्ट कैसे करेंगे या क्या प्रोडक्ट निकल के आएगा, वो है फिनोटाइप। मान लीजिए आपके माता पिता क्या थे, फेयर स्किन्ड पीपल थे। ठीक है ना। फेयर स्किन, पिताजी का रंग है फेयर, देख पा रहे हैं यहां से ये कलर। हाँ, माता जी का रंग भी है फेयर या डार्क स्किन हो सकती है आपकी माता जी, लिख देते हैं डार्क स्किन। अब आपके जीन्स में, जीनोटाइप में डार्क कलर भी है और फेयर कलर भी है, लेकिन दोनों में से जो एनवायरमेंट के कारण, अगर आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो हो सकता है आपका जो फेयर कलर है वो ज्यादा प्रभावी हो जाए। तो अगर आप गोरे रंग के पैदा हुए हैं या एनवायरमेंट में जहां ठंड है उसके कारण आपका जो फिनोटाइप है वो फेयर कलर है, लेकिन आपके जीनोटाइप में हो सकता है फेयर कलर था, लेकिन आप अफ्रीकन कंट्री में चले गए कहीं, टैनिंग हो गए, 4 दिन में आपकी शक्ल बदल जाएगी। गोवा जाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो वैसे तो आप ठीक ठाक गोरे हैं, मान लीजिए आपका रंग साफ है, जो भी मेलाटोनिन का कारण है उसमें सारा कुछ ठीक, लेकिन आप जब ऐसे एनवायरमेंट में जाते हैं तो लोग सनस्क्रीन पोत पोत करके जाएंगे, है ना, लगा लगा करके जाएंगे, पूरा एक तरह से पेंट करके जाएंगे खुद को सनस्क्रीन से। क्यों? क्योंकि उनको पता है फिनोटाइप चेंज हो जाएगा एनवायरमेंट के इंटरेक्शन से। फेयर मतलब गोरा रंग कह लो यार, है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, और मैं एग्जांपल लेती हूं एक दो और अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। देखिए, अगर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें, यहां देखेंगे, हाँ हिंदी के साथ भी चल रहे हैं भाई, ये ऐसे टर्म्स हैं जिसमें आपको थोड़ी इंग्लिश समझनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी, है ना। लिखना कुछ नहीं है, समझना है अभी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात हो रही है। ये मुझे लगता है वॉइस का कुछ तो ड्रामा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, आजकल टीम के साथ चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है। नहीं, फिनोटाइप स्टेबल होता है, बट थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें आ सकता है। नहीं सूरज, ऐसे नहीं बोलेंगे, ये एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, ऐसा नहीं है जीनोटाइप फिनोटाइप मिलकर डेवलपमेंट हो गया, है ना। वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट की बात, ऐसा नहीं है कि फिनोटाइप में हेरिडिटी का रोल नहीं है। फिनोटाइप है आपके जेनेटिक मेकअप कैसे अनफोल्ड होगा, वो फिनोटाइप है। ठीक है जी। हाँ, चलिए देखिएगा, समझते हैं क्या कहानी है। अगर हम बात करते हैं यहां जीनोटाइप यानी
डीएनए की बात कर लीजिए या जेनेटिक मेकअप की बात कर लीजिए, जीन्स की बात कर लीजिए, जो आपके जेनेटिक मेकअप में कोडिंग है, ठीक। जीनोटाइप मतलब जीन्स, ठीक। हेरिडिटी की बात हो रही है यहाँ पे साफ साफ, ठीक। जीन्स टेल द बॉडी हाउ टू डू थिंग्स। भाई कुत्ते का बच्चा कुत्ता पैदा होता है और ह्यूमन बीइंग का बच्चा ह्यूमन बीइंग पैदा होगा, या हाथी का बच्चा हाथी पैदा होता है, किसकी वजह से? उसकी जेनेटिक कोडिंग की वजह से, उसके जीनोटाइप की वजह से, ठीक है। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप है कि एनवायरमेंट में इंटरेक्शन के साथ वो चीजें कैसे दिख रही हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं फिनोटाइप की, तो जैसे जेनेटिक मेकअप क्या आपके डीएनए में है कि आपकी बॉडी ऐसी होगी, आपके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, एक गर्दन होगी, एक सर होगा, एक मस्तिष्क जिसको हम कह रहे हैं। अब फिनोटाइप में सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग है, जेनेटिक कोड अलग अलग है, लेकिन क्या जेनेटिक कोड को आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिनोटाइप थंबप्रिंट को आप देख पाते हैं। तो वो जो जेनेटिक मेकअप की वजह से जो चीजें दिख पा रही हैं, जो ऑब्जर्वेबल चीजें हैं, उनको फिनोटाइप कहते हैं। जिनका अवलोकन संभव है, जिनको देखा जा सकता है, वो फिनोटाइप में आती है। रीजन क्या है? जीनोटाइप ही है, बस एनवायरमेंट में वो कैसे प्रदर्शित हुई है वो फिनोटाइप है, ठीक। जैसे ये जो थंबप्रिंट है आपका, ये फिनोटाइप है। किन्हीं भी 2 लोगों का थंबप्रिंट आपका सेम नहीं हो सकता, इवन किसी उंगली का भी सेम नहीं हो सकता, है ना। जो आपका फिंगरप्रिंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आपके जेनेटिक कोड में है कि आपकी फिंगर्स होंगी, लेकिन एनवायरमेंट में जो फिंगरप्रिंट निकल करके आया वो फिनोटाइप है, ठीक है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं द बॉडी ऑर्गेनाइजेस बेस्ड ऑन व्हाट जीन्स से, तो बॉडी ऑर्गेनाइज करती है, अनफोल्ड करती है चीजों को जैसा कि जेनेटिक मेकअप में लिखा होता है। इतनी बात क्लियर है? लाइव क्लास चल रही है सुरभि, क्यों दुखी रहते हो नाम लेने के चक्कर में? पढ़ लो भाई, ठीक है ना। तो जीन्स जो जेनेटिक कोड में है, जिसको आप शायद देख ना पाए, वो जीनोटाइप है। लेकिन उस जेनेटिक मेकअप की वजह से जो चीजें बाहर आप देख पा रहे हैं, आपकी हाइट, आपका फिंगरप्रिंट हो गया, आपकी आंखों का रंग, है ना, ये सब क्या है? ये फिनोटाइप है जो ऑब्जर्वेबल है। जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप में है, फिनोटाइप जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाइट का भी तो एक कोडिंग होगी ना कि ये हाइट एवरेज होनी चाहिए, ये माता की तरफ से आई है हाइट, ये पिता की तरफ से आई है। जो हाइट फाइनली दिखेगी एनवायरमेंट में वो फिनोटाइप है। जो जेनेटिक कोड में है वो जीनोटाइप है। हाँ, डीएनए की कोडिंग ऑफ कोर्स जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप की जब हम बात कर रहे हैं तो जीन्स टेल द बॉडी हाउ टू डू थिंग्स। हमें जैसा कि बात की कि जो हाथी का बच्चा है वो हाथी है, क्यों? क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप वैसा है, ठीक है। जीन्स का रिएक्शन एनवायरमेंट के साथ फिनोटाइप है, बिल्कुल सही बात है पूजा। तो फिनोटाइप क्या है? अब आपकी डीएनए में कोडिंग हो गई जीनोटाइप में। फिनोटाइप में हाइट जैसी आपको दिखेगी वो हाइट है, लेकिन जीनोटाइप में हो सकता है पिताजी की हाइट थी 6 फीट, या उनकी फैमिली में पीछे से चली आ रही है, माताजी की थी मान लेते हैं 5'4". तो इस केस में अब ये दोनों ही चीजें आपकी जेनेटिक कोड में हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेबल होगा, मान लीजिए आपकी हाइट है 5'9", तो ये जेनेटिक कोड से जो एनवायरमेंट में ऑब्जर्वेबल है, जो चीज जिसका आप अवलोकन कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वो है आपका फिनोटाइप। द बॉडी ग्रोज बेस्ड ऑन व्हाट जीन्स से। भाई हाइट क्यों बढ़ रही है आपके? क्योंकि एक जेनेटिक कोड है आपके जीन्स में। तो वो जीन्स में कोड जो है वो जीनोटाइप कहलाएगा। जो एनवायरमेंट में अनफोल्ड होता दिख रहा हो वो फिनोटाइप है। समझ पा रहे हो? कोई बात नहीं, इसमें अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ये पढ़ने के लिए नहीं, बस समझने के लिए पिक्चर्स का यूज हुआ है। वही बात जो मैं आपको बता चुकी हूं। दूसरा पॉइंट इसी में समझ लेते हैं। फिनोटाइप की ही अभी बात चल रही है। जीनोटाइप मतलब सिंपल, जब फर्टिलाइजेशन के समय पे क्या हुआ, आपका जो जेनेटिक मेकअप तैयार हो गया, उसी टाइम पे आपकी हेरिडिटी फिक्स हो जाएगी ना कि ये आपका जेनेटिक मेकअप है क्रोमोसोम्स के थ्रू। अब ऐसा थोड़ी दोबारा से आपको चेंज कर देंगे। वो जब एनवायरमेंट में अनफोल्ड होगा वो फिनोटाइप। तो सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? इंटरैक्शन बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी विरासत में मिले तत्वों को, ट्रेट्स के साथ जो इंटरैक्शन है किसका? एनवायरमेंट का। इंटरैक्शन बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी हेरिडेटरी या जेनेटिक ट्रेट्स एंड द एनवायरमेंट, यानी वातावरण और जीन्स का जो इंटरैक्शन है, रिजल्ट्स इनटू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो विशेषताएं जो आपको एनवायरमेंट में दिख रही हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो जीनोटाइप को जीनो ही टाइप लिखिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। विरासत में मिले लक्षणों और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया अवलोकनीय विशेषताओं को परिणत करती है, या वो दिख पाते हैं आपको ऐसे लक्षण जो अवलोकनीय हैं। किस वजह से? क्योंकि आपके जेनेटिक मेकअप में था कि वो ब्राउन कलर की आईज भी हैं और ब्लू भी हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे की आंखें ब्राउन नहीं हुई, ब्लू आईज हो गई, हिप्नोटाइज करने लग गई बाद में। बेसिकली वो ब्लू आईज ऑब्जर्वेबल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसकी जेनेटिक कोडिंग में, उसके जीनोटाइप में वो ब्राउन आईज नहीं है, वो भी हैं, लेकिन दिखा क्या?
दिखी ब्लू आईज। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेबल है, जिसको देखा जा सकता है, वो है आपका फिनोटाइप, और जो जेनेटिक मेकअप में कोडिंग में है वो जीनोटाइप है। कितना तो आसान है यार, है ना। अब देखो ये कई लोग तो बायोलॉजी पढ़ने के मूड में आ जाते हैं, अभी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट अलग से भी टॉपिक आएगा। तो मम्मी पापा ठीक हाइट के होते हैं, बच्चा कभी कभी बच्चा बौना रह जाता है। तो ये अपने आप में मतलब ये भी लॉ है एक मेंडल का, ये आप बायोलॉजी में पढ़े तो अच्छा है, बट अभी मुझे जितना याद आ रहा है आई थिंक लॉ ऑफ रिग्रेशन है ये, ठीक है ना, कि ऑपोजिट भी निकल जाती हैं चीजें, ठीक है ना। चलिए हाँ, जैसे टीथ की कोई बात कर रहा है, दांतों की, अब वो दांतों का जेनेटिक कोड है, अब वो दांत दिख पा रहे हैं, वो फिनोटाइप है, ठीक है ना। दोबारा से कर दीजिएगा रोहित, कोई बात नहीं, आपके अच्छे नंबर लगे हैं आप। देखिएगा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी समझाया भी था। अ चाइल्ड माइट बॉर्न विद अ फेयर स्किन कलर, एक बच्चा है जो गोरे रंग की त्वचा के साथ पैदा हुआ है, जेनेटिक है ये उसका, क्या है, जीन्स हैं ये उसके, ये विरासत में मिल गया उसको। बट ड्यू टू वेदर कंडीशंस, यानी जो मौसम का माहौल है या जो जगह है, जिस भी प्रदेश में वो रहता है, वहां जैसा वेदर है, उन वेदर कंडीशंस यानी एनवायरमेंट के कारण द स्किन कलर में चेंज इनटू अ डार्कर शेड और फिनोटाइप। तो उसका जो शेड है वो डार्कर शेड बन सकता है, यानी जेनेटिक मेकअप में फेयर स्किन थी, लेकिन एनवायरमेंट में कैसे अनफोल्ड हुआ, हल्का सा जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत आपको फेयर नहीं वो नजर आ रहा, डार्कर स्किन शेड उसके अंदर एक आ गया एनवायरमेंट के कारण। तो एक बच्चा एक गोरे रंग की त्वचा आनुवंशिकता के साथ पैदा हो सकता है, लेकिन मौसम की स्थिति या पर्यावरण के कारण त्वचा का रंग एक गहरे फिनोटाइप में बदल सकता है। तो जो गहरा रंग में बदलना है वो फिनोटाइप है, कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, वो डार्क शेड, ठीक है, क्लियर है। आप कोई कह रहा है कि मदर जो है स्लिम ट्रिम है, बट बच्चा जिम जाके बॉडी बना लेता है। देखो इसमें 2-3 रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। वो फिनोटाइप पे वर्क कर लिया ना, वो जेनेटिक कोड में तो था ना, मदर के जेनेटिक कोड में तो था कि बच्चा स्वस्थ हो सकता है, कल को जिम जाएगा तो बॉडी बन जाएगी, हो सकता है मदर की भी बन जाती। तो वो जेनेटिक कोड में बहुत सारी चीजें होती हैं, एनवायरमेंट में जो चीजें उभर के आ पाती हैं वो फिनोटाइप कहलाती हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ चीजों को बदला जा सकता है, कुछ चीजों को नहीं, जैसे आंखों के रंग को आप बदल नहीं सकते। न्यूरोप्लास्टिसिटी के टॉपिक पे हम आते हैं। कल हम बात कर रहे थे एनवायरमेंट और इसके डेवलपमेंट के बारे में, कि अब आ गया ना समझ, हाँ बस यही चाहिए, ठीक है। अब यहां तक किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी, इस पे अब क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, सीटेट में आने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब कहीं भी पूछे जा सकते हैं। आई एम अपेक्षा, योर बेस्ट टीचर। आप हम लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, अच्छा अच्छे से समझ आता है, बहुत बढ़िया जी, अपेक्षा, धन्यवाद। देखिए हाँ, माँ गोरी भी हो सकती है लेकिन बच्चा काला हो सकता है, क्यों, क्योंकि जेनेटिक मेकअप में मान लीजिए फेयर स्किन गई, लेकिन या तो पिताजी डार्क स्किन थे या एनवायरमेंट का भी कारण हो सकता है, तो वो फिनोटाइप में कुछ भी अनफोल्ड होकर के आ सकता है। जो व्यक्ति जिसका रंग हमें सांवला या काला नजर आ रहा है, जरूरी नहीं उसके जीन्स में वो सिर्फ काला रंग ही हो, उसके जेनेटिक मेकअप में वो फेयर स्किन भी हो सकती है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा रहा, फिनोटाइप में किस तरह से वो परिवर्तित हुआ, जो ऑब्जर्वेबल चीजें हैं। इंटेलेक्ट का भी ऐसे ही रहता है। एनवायरमेंट चेंज होने पे जीनोटाइप चेंज हो जाएगा। देखो जीनोटाइप इतनी आसानी से चेंज नहीं होता, हेरिडिटी फिक्स्ड मानी जाती है, बहुत कई दशकों तक कहीं किसी एक पर्टिकुलर टाइप के एनवायरमेंट में रहने की वजह से थोड़ा बहुत चेंज जेनेटिक मेकअप में आ जाता है, फिर वो बाद में जीनोटाइप बन जाएगा, लेकिन वो बहुत लॉन्ग रन की कहानी है, उसको हम ऐसे समझ के नहीं चलते। चलिए बहुत अच्छे समझ में आ गया दानिश। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी समझते हैं, या ब्रेन प्लास्टिसिटी भी इसको कह दिया जाता है। न्यूरो वर्ड का मतलब है न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ब्रेन प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है नमनीयता, है ना, मस्तिष्क। ये सीटेट वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि आजकल क्योंकि जो नई नई रिसर्च है उसकी बात होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी में। नई रिसर्च ये कहते हैं कि व्यक्ति पूरे जीवन तक सीखता रह सकता है, अपने ब्रेन की शेप एंड साइज को मॉडिफाई करते रह सकता है। तो मस्तिष्क नमनीयता, भाई प्लास्टिसिटी वर्ड ही आया है प्लास्टिक से, है ना। प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक कैसी होती है आपको पता है, कोई भी शेप दे दो, मोल्ड कर लो, आसानी से टूटती नहीं है ना, अपना शेप साइज को चेंज कर सकती है, अडेप्ट कर लेती है, ठीक है, सालों साल तक गलती भी नहीं है कहीं डाल दो तो, ठीक।
तो होते हैं कमेंट्स, सारे पढ़े नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क नमनीयता, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है चेंजेबल है कोई चीज, चेंजेबल है, या मैं कहूं जैसे हम कल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो डेवलपमेंट क्या है, प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक इन नेचर बोले तो मतलब चेंजेबल है, मॉडिफिएबल है, अमेंडेबल है। मैंने कल कई सारे शब्द लिखे थे, उसमें आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, प्लास्टिसिटी है डेवलपमेंट में, या डेवलपमेंट इज प्लास्टिक इन नेचर, यानी चेंजेबल है, परिवर्तन संभव है डेवलपमेंट में, है ना। तो ब्रेन में भी हमारे परिवर्तन संभव है, ताउम्र संभव है आरती, अगर हम ऐसे एक्सपीरियंसेस देते रहें ब्रेन को। अगर आप नया नया सीखते रहेंगे, आपके ब्रेन में आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, जीवन पर्यंत आप चीजें सीखते रह सकते हैं। अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने बात की थी हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और ये विस्फोट करते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, और फिर हमारा ब्रेन अच्छे जितना अच्छा न्यूरल कनेक्शन या न्यूरल पाथवेज, जो मान लीजिए अगर मैं ये लिख पा रही हूं, कहीं तो ब्रेन में मेरे कोई न्यूरल कनेक्शन या न्यूरल पाथवे रहा होगा ना, जिसकी वजह से मैं ये लिख पा रही हूं। आप बाइक चला लेते हैं तो कुछ भी नया सीखने पे एक पाथवे क्रिएट होता है ना। तो ये क्या है, न्यूरल पाथवेज होते हैं, न्यूरल रास्ते होते हैं दिमाग में हमारे, जिसकी वजह से हम कोई चीज सीख पाते हैं, या वो न्यूरल पाथवेज हम क्रिएट करते हैं जब हम कुछ नया सीखते हैं। आप देखते हैं जब आप नया सीखते हैं कुछ भी तो दिमाग पे पड़ता है जोर, है ना। 4 दिन करते हैं, 5वें दिन से छुट्टी कर देते हैं, लेकिन अगर हम उस चीज को करते रहें तो हमारा एक न्यूरल पाथवे क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हम कोई चीज सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो प्लास्टिक है, यानी उसमें चेंज संभव है अनुभव के आधार पे, जैसे नई आदतें डालना, बिल्कुल जैसे कुछ नया सीखना, ये सारी चीजें। तो हाउ एक्सपीरियंस चेंजेस द ब्रेन, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अनुभव के आधार पे मस्तिष्क कैसे परिवर्तित होता है ना। अब ये वैसी सी ही बात है जैसे हैबिट्स फॉर्म होती हैं। अगर किसी को जेल में डाल दो, अब उसको जेल से, हमने ये स्टडीज देखी हैं कि लोगों को अपने सेल से, वो सेल जो होता है ना छोटा सा जिसमें जेल में लोग कैदी बंद रहते हैं, उस सेल से भी प्यार हो जाता है अगर वो वहां 10-20 साल रह ले। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन ने एक न्यूरल पाथवे बना लिया अपने अनुभव के आधार पर। तो हैबिट्स इसी की वजह से, न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हम क्रिएट कर पाते हैं, कुछ नया सीख पाते हैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं, इंटरेस्ट आने लगता है फिर उस चीज में, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी इज हाउ एक्सपीरियंस चेंजेस द ब्रेन। और ये 3 समय पे सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है या ब्रेन प्लास्टिसिटी है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव, या मैं कहूं ज्यादा वर्क करती है 3 टाइम पे। ब्रेन प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का मतलब यहां सिर्फ चेंज होने से है ना, मॉडिफिएबल से है, अमेंडेबल से है। तो डेवलपमेंट कैसा होता है इन नेचर, प्लास्टिक होता है, चेंज किया जा सकता है विकास को। एक तो समय है बिगिनिंग ऑफ लाइफ, यानी जन्म के समय। जन्म के समय बिल्कुल तुरंत नहीं, बट आपके जीवन के जो शुरुआती 5-10 साल होते हैं, बॉर्नवीटा का एड आपने देखा होगा कि बच्चे के 90% मस्तिष्क का विकास जीवन के शुरुआत के 5 साल में हो जाता है। तो यानी शुरुआती जो साल हैं आपके जीवन के 5, 10, 15 एडोलेसेंस तक के, वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। आप कुछ भी नया सीखेंगे बहुत तेजी से सीख जाएंगे उस समय पे, सेंसिटिव पीरियड होता है वो आपके लिए। तो बिगिनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ में न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी अच्छे से वर्क करती है या ज्यादा एक्टिव होती है, बिगिनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ। ठीक। दूसरा होता है कोई इंजरी हो गई, अगर कोई चोट लग गई, क्या हो गई, कोई इंजरी हो गई, चोट लग गई, कोई दुर्घटना घट गई, उस स्थिति में, या फिर जब आप व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू, जब आप कुछ नया सीखते हैं। ठीक है जी बात। तो यहां पे 3 एस्पेक्ट्स एटलीस्ट ऐसे हैं। नमनीयता मतलब आप अपने ब्रेन को जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी अनलर्न कर सकते हैं, है ना, नए पाथवेज बना सकते हैं, अपने न्यूरल कनेक्शन को, ब्रेन को अपने बेहतर करते रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा आ रहा है तो अब आप नया फोन चलाना नहीं सीख सकते। जो लोग बढ़ती एज के साथ भी नई नई चीजें सीखते रहते हैं, नए नए स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं, उनका ब्रेन में प्लास्टिसिटी बनी रहती है। कैसे एक 40 साल का व्यक्ति भी नई चीजें सीख पा रहा है, और कैसे एक 30 साल की उम्र में भी आते आते हम क्या करते रहते हैं, हम प्लास्टिसिटी चाहते नहीं है। हम चाहते हैं अरे बस ठीक है यार, मेरे को तो ये वाला रास्ता पता है, मैं तो इसी से जाऊंगा, नया रास्ता क्यों तलाशूं। तो प्लास्टिसिटी मतलब चेंज होने की क्षमता हमारे ब्रेन में होती है अनुभव के आधार पे, लेकिन हम ये धीरे धीरे कम करते रहते हैं क्योंकि हम इस पे फोकस नहीं करते। ये बेटर कब हो सकता है, ये बेटर या तो शुरुआती सालों में बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत इफेक्टिव होता है जीवन के 5-10 साल एडोलेसेंस तक मैक्सिमम,
और अगर हम बात करें कोई इंजरी हो गई आपको, मान लीजिए आपके लेफ्ट आर्म आपको निकलवानी पड़ी, हाथ कट गया आपका लेफ्ट किसी भी कारणवश, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, व्हाटएवर। अब आप लेफ्ट से लिखते थे मान लीजिए, आप राइट से लिखना सीख सकते हैं। आपके ब्रेन में वो प्लास्टिसिटी है कि आप वो नया न्यूरल कनेक्शन बना सकते हैं अनुभव के आधार पे। तो आपकी ब्रेन प्लास्टिसिटी फिर से क्या हो गई, इफेक्टिव हो गई। ठीक, आप देखते हैं जिनके हाथ नहीं होते वो पैरों से लिखना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिसिटी ब्रेन ने वैसे ही अडेप्ट कर लिया। अडेप्ट करने की क्षमता है ना, परिवर्तन के समय खुद को परिवर्तित कर लेने की क्षमता प्लास्टिसिटी है। व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू, जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका ब्रेन प्लास्टिक होता है। दैट मीन्स क्या होता है, चेंजेबल होता है, उसमें परिवर्तन की संभावना होती है। आप कैरम खेलना सीख रहे हैं, है ना, आप फुटबॉल सीख रहे हैं, बैडमिंटन सीख रहे हैं, चेस खेलना सीख रहे हैं, लूडो खेलना सीख रहे हैं, ताश खेलना सीख रहे हैं, व्हाटएवर। मतलब जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो ब्रेन पे पड़ता है जोर, और उस जोर के पड़ने से न्यूरॉन्स का होगा विस्फोट होगा। आपकी ब्रेन की चेंज होने की एबिलिटी बनी रहेगी। तो नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, ठीक है ना। ये टाइप ऑफ अडेप्टेशन है, बिल्कुल अभिषेक, ये कह सकते हैं। हाँ, तो पैर से भी लिखता है का मतलब क्या, उसने अपने ब्रेन में वो वाले पार्ट को, अभी टाइप्स ऑफ प्लास्टिसिटी जो होती है उसको भी अभी हम समझेंगे, डोंट वरी। ग्रीश, प्लास्टिसिटी को प्लास्टिसिटी ही कहा जाता है। मैं इसको बार बार नमनीयता कहूंगी और पेपर में हिंदी में कोई और शब्द यूज हो गया, इंग्लिश में एक ही शब्द यूज होगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, नए तरीके खोजना किसी चीज को करने के। हाँ, क्रिएटिविटी, जब आप कुछ क्रिएटिव करते हैं तब भी ये चीज जागती है, कह सकते हैं हम बिल्कुल। मैम ये दोबारा पढ़ाओगे क्या सीटेट के बैच में? कब से पूछ रहा हूं, प्लीज बताइए। देखो, सब कुछ नहीं पढ़ना सीटेट के बैच में। अगर आप चाहें तो जीनोटाइप फिनोटाइप छोड़ सकते हैं, बट ये ब्रेन प्लास्टिसिटी जरूर समझ लीजिए, क्योंकि ये आपके पेपर में आया हुआ है। मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगी, है ना। हालांकि आप फिनोटाइप जीनोटाइप भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दोबारा क्योंकि कोई सेंस नहीं है ना, सेम बात दोबारा क्यों ही डिस्कस करेंगे हम। ठीक, तो ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी बिगिनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ में एक्टिव होती है। इंजरी हो जाने पे या कुछ नया सीख रहे हैं तब आपका ब्रेन प्लास्टिसिटी एक तरह से ज्यादा एक्टिव होती है। ठीक, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब है परिवर्तन, मॉडिफिकेशन संभव है आपके ब्रेन में, अनुभव के आधार पे आपका ब्रेन चेंज होता है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ गिवन जीनोटाइप, जो भी इसीलिए मैंने आपको जीनोटाइप फिनोटाइप शुरुआत में कहा था कि पहले ये पढ़ लेते हैं, इजी हो जाता है समझना। अगर हम बात करें, नहीं आंचल, एबिलिटी ऑफ अ गिवन जीनोटाइप, जो भी जेनेटिक मेकअप आपको मिला है उसके अंदर कुछ क्षमता होती है एक डिफरेंट फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने की। आपके अंदर आपके जेनेटिक मेकअप में है कि आप चाहें तो पैर से भी लिख सकते हैं, बस आपको वो क्षमता प्रोड्यूस करने में, वो जेनेटिक मेकअप आपको हेल्प करेगा नया फिनोटाइप बनाने में। इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स इज टर्म्ड एज प्लास्टिसिटी, यानी वो क्षमता जो आपके जीनोटाइप में आपको दी गई है, जिसकी वजह से आप डिफरेंट फिनोटाइप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनवायरमेंट में अडेप्ट करके अपनी क्षमताओं को अलग अलग तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, वो प्लास्टिसिटी कहलाती है। एंड इज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेबिलिटी टू द एनवायरमेंट। एक व्यक्ति एनवायरमेंट में समन्वयन कैसे करेगा, एडजस्ट कैसे करेगा, अडेप्ट कैसे करेगा, ये सब कहां से आता है? प्लास्टिसिटी की वजह से ही आता है, ठीक है। और प्लास्टिसिटी क्या है? हमारे जेनेटिक मेकअप में क्षमता है कि हम कुछ डिफरेंट चीजें उस जेनेटिक मेकअप से कर सकें। जैसे जब आप चाय बना रहे हैं, आप उसी दूध का इस्तेमाल करके चाय बना सकते हैं। आप उसको परिवर्तित कर दें तो आप उससे मट्ठा बना लीजिए, है ना, आप उससे लस्सी बना लीजिए, आप उससे कॉफी बना लीजिए। मतलब वो मिल्क क्या हो गया? जीनोटाइप का काम करेगा। अब उसको आपको कैसे डिफरेंट चीजें उससे प्रोड्यूस करनी है फिनोटाइप के रूप में, वो आपके ऊपर है, ठीक है। इतने रट्टे नहीं लगाने आपको, बस ये समझ में आ जाना चाहिए कि प्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपकी अनुभव के आधार पे खुद के या ब्रेन की क्षमताओं को बदलने की जो क्षमता है या एबिलिटी है, वो प्लास्टिसिटी है। इस बार क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। इससे पहले मैं आपको ये टाइप्स ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी बता देती हूं, क्योंकि इससे पहले किसी और एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया है। डी रिप्लेसिव वाले तो स्पेशली पढ़ लें, उनके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। बदलाव, हाँ, खीर बना सकते हो, व्हाटएवर। तो ब्रेन प्लास्टिसिटी के कुछ एग्जाम्पल हैं, है ना। 2 टाइप्स हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी के। आप इसको ब्रेन प्लास्टिसिटी कहिए, आप इसको न्यूरो प्लास्टिसिटी कहिए, बात बराबर है, ठीक है जी। ब्रेन प्लास्टिसिटी मतलब मस्तिष्क नमनीयता, न्यूरो प्लास्टिसिटी कहेंगे
तब भी बात सेम ही रहेगी। ठीक, व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी और एके एज नोन एज ब्रेन प्लास्टिसिटी, क्या है ये देखिएगा। ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज एंड अडेप्ट, अनुभव के आधार पे, सिचुएशन के आधार पे हमारे मस्तिष्क की क्षमता खुद को बदल लेने की, मॉडिफिकेशन कर लेने की, परिवर्तन कर लेने की खुद के ब्रेन में, वो क्या है प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी कहा जाता है इसको। ठीक है ना। मस्तिष्क नमनीयता लिख लीजिए। हिंदी वाले तो कई बार ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इंग्लिश से आपका कोई वास्ता नहीं पड़ने वाला एज अ टीचर, कि बिल्कुल बेसिक चीजों के लिए भी हम इतने परेशान हो जाएं। यही हमारी प्रॉब्लम है, हम प्लास्टिसिटी चाहते नहीं है कि हल्का सा कुछ अलग बता दिया तो कैसे झेल पाएंगे उसको। मस्तिष्क नमनीयता, नया देखते ही हमारे सर में दर्द होने लगता है कि भैया इसके लिए तो नया न्यूरल पाथवे बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। मस्तिष्क नमनीयता, इसका पहला टाइप क्या है, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी यानी संरचनात्मक नमनीयता। ठीक, संरचनात्मक नमनीयता, संरचनात्मक नमनीयता। ठीक, दूसरा है फंक्शनल प्लास्टिसिटी, प्रकार्यात्मक नमनीयता, जो हमारे कामों में यूज हो, प्रकार्यात्मक नमनीयता। खुश हो अब। ठीक है। अब अगर हम बात करें, बिल्कुल सफिशिएंट है जी, बताइए नेहा। बदलाव करना ब्रेन में वही प्लास्टिसिटी है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जिस टाइम पे आप फटाफट से कुछ भी नया सीख जाएंगे, सेंसिटिव है आपका ब्रेन, वही प्लास्टिसिटी है। ठीक है जी। हाँ, नया पढ़ने को मिल रहा है ना, बहुत बढ़िया। देखिए, तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी की, यानी संरचनात्मक, जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें प्लास्टिसिटी की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज चेंज ऑफ ब्रेन फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी प्लास्टिसिटी, जो अनुभव हमें मिलते हैं वो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर तक को चेंज कर देते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस है आपके लिए, किसी की डेथ हो सकती है, किसी के लिए बहुत बुरा ब्रेकअप हो सकता है, किसी के लिए उसके पार्टनर ने उसको चीट कर दिया, ये हो सकता है, ये सब क्या है, बहुत बैड मेमोरीज हैं, ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे अनुभव हैं जो आपके लिए ट्रॉमा का काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर तक चेंज हो सकता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं बहुत लंबे समय से, कोई और डिसऑर्डर आपको है, ब्रेन के स्ट्रक्चर तक को भी चेंज करने की क्षमता वो बीमारी या परेशानी रखती है, वो अनुभव रखता है कि अब तो वो जो, या फिर इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, कुछ अच्छा अनुभव है ना, तो वो भी आपके ब्रेन को चेंज करने की क्षमता रखता है। ठीक, तो जो स्ट्रक्चर में चेंज है, जो संरचना में चेंज है, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी क्या है कि आपके ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होने की क्षमता रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, लंबे समय तक मेडिटेटिव स्टेट में रहने वाले लोगों को, या जो लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों का जो हिपोकैम्पस होता है ना, जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा, या एमिगडाला आई थिंक, तो वो जो मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही हूं, तो एमिगडाला या हिपोकैम्पस में से जो भी हमारा जो ब्रेन का पार्ट है जो स्ट्रेस ज्यादा इंड्यूस करता है, नेगेटिव थॉट्स की तरफ हमें ज्यादा लेके जाता है, उसका साइज छोटा होने लगता है। इन लोगों को एंजाइटी, टेंशन कम होती है, दिमाग शांत रहना ज्यादा शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन का स्ट्रक्चर तक चेंज कर दिया उस एक अनुभव ने, उस एक्सपीरियंस ने। ठीक बात है ना। तो जैसे रीडिंग से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्विमिंग से, आप कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। ठीक है ना। तो रीडिंग से क्या, न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं नए, आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक, या कोई ऐसा अनुभव है, या ट्रॉमेटाइजिंग अनुभव है, हिपोकैम्पस ही ना, हाँ, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर तक चेंज होने, तो एक तो प्लास्टिसिटी है, कैसी, एक प्लास्टिसिटी है आपकी जो संरचना में परिवर्तन कर सकती है ब्रेन की, और दूसरा ही टाइप है ब्रेन प्लास्टिसिटी का फंक्शनल प्लास्टिसिटी, यानी प्रकार्यात्मक नमनीयता, फंक्शंस में चेंज आना। कैसे, देखते हैं। अगर हम बात करें, कोई स्ट्रोक पेशेंट है, जैसे यहां पे गिवन है एग्जांपल, स्ट्रोक समझते हैं ना, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, कुछ और, ब्रेन फंक्शंस मूव फ्रॉम डैमेज्ड एरिया टू अनडैमेज्ड एरिया। अब यही बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। मान लीजिए ब्रेन का कोई एक पार्ट डैमेज हो गया, आपका ब्रेन वो क्षमता रखता है कि वो फंक्शन जो आपका ब्रेन मान लीजिए याद रखने का काम था या कुछ और चीजों को एनालाइज करने का काम था, वो वाला पार्ट आपका डिफेक्टिव हो गया या डैमेज हो गया, तो आपका ब्रेन उस काम को किसी और पार्ट से भी कर सकता है। ये है फंक्शनल प्लास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल, आपके लेफ्ट या राइट हैंड में चोट लग गई, बहुत लंबे समय तक चोट लग गई, अब आप बैठे तो रहेंगे नहीं, आपको पेपर देना है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड से क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स जो पार्ट डैमेज हो गया
ब्रेन ने दूसरे पार्ट को वो काम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, जब आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन काम करता है, जब आप लेफ्ट ब्रेन से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो आपका राइट ब्रेन काम करता है। तो जो काम आपका लेफ्ट ब्रेन कर रहा था, अब वो आपका राइट ब्रेन भी कर सकता है ना। जैसे जिनको मान लीजिए लैंग्वेज में कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो कि कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया, बोल नहीं पाते अब ठीक से, थोड़ा सा हकला करके बोल रहे हैं, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन बाकी हिस्से प्रैक्टिस करते 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 क्या होगा, ब्रेन का कोई और हिस्सा उस काम को अपना लेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, वो काम, वो फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा ब्रेन के किसी और हिस्से में। स्टीफन हॉकिंग इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। तो डैमेज एरिया से वो शिफ्ट हो जाएगा अनडैमेज्ड एरिया में। अब आपके ब्रेन का कोई एक एस्पेक्ट, जैसे गजनी मूवी में उसकी मेमोरी चली जाती, तो वो जो एस्पेक्ट है, फिर वो कोई और एरिया उस काम को अपना लेगा। ये मान लो कि आप कुछ काम है जो सिर्फ राइट से ही करते हैं, लेकिन राइट हैंड में चोट लग गई, और तो लेफ्ट हैंड अपने कुछ काम करता था, लेकिन अब ये राइट वाला काम भी लेफ्ट ने ले लिया कि भैया अब लिखना भी हमने धीरे धीरे इसी से शुरू कर दिया, जैसे हाथ ना होने पे पैर से लिखना शुरू कर देना, ये सारी चीजें। तो एज के साथ ये बनी रहेगी, यदि आप नई चीजें सीखते रहें, यदि आप नए अनुभव लेते रहें, या फिर कुछ नया पढ़ते रहें, स्किल्स सीखते रहें। वही बातें जो अभी हम कर रहे थे 3 एस्पेक्ट में। एक तो आपके शुरुआती सालों में ये वैसे ही बहुत एक्टिव होती है, आप देखेंगे छोटे बच्चे लैंग्वेज बहुत तेजी से सीख जाते हैं, कुछ भी नया बहुत तेजी से सीख जाते हैं, है ना। कोई इंजरी अगर हो गई, उस केस में भी आपके पास चांस है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये चलती तो रहेगी जीवन पर्यंत। अभी न्यूरोप्लास्टिसिटी यही कहती है कि जीवन पर्यंत आप सीखते रह सकते हैं, आपका ब्रेन चेंज होता रह सकता है, न्यूरल पाथवेज बनते रहेंगे, न्यूरॉन्स आपके ज्यादा विस्फोट करते हैं यदि आप कुछ नया सीखते हैं, नई चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट चैलेंजिंग टास्क लेते हैं। लेकिन बिगिनिंग ईयर्स हमारे लिए काम का क्या है, क्योंकि हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो बिगिनिंग ईयर्स में क्योंकि हम बच्चे के साथ डील करेंगे, जो शुरुआती साल हैं आपके जीवन के, उनमें ये बहुत ज्यादा क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को शुरुआती सालों में बहुत अच्छे से हम सिखा पाए। वो शुरुआती साल आपके शुरुआत से जीवन के या चाइल्डहुड पीरियड से लेकर के एडोलेसेंस तक हो सकते हैं, जब तक बच्चा स्कूल में है, उस उम्र में वो बहुत तेजी से सीख सकता है। ठीक है ना। चलिए, खैर इसमें समझने की चीजें ज्यादा हैं लिखने से ज्यादा। तो ये 2 प्रकार की आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी होती है, एक स्ट्रक्चरल और दूसरी फंक्शनल प्लास्टिसिटी। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन पे, जो इस बार पूछा गया है और आगे एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकता है, और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं फ्यूचर में आपके साथ डिस्कस करूंगी यूट्यूब पे प्रैक्टिस के दौरान। देखिएगा, समझिएगा। बताइएगा, कोई और समस्या हो तो बताओ। इतना मजा आता है आपके साथ डिस्कशन में, अदरवाइज मुझे लग रहा था कि मैं आज क्लास कैसे लूंगी। अभी भी जो ये क्या कहते हैं उसको, थ्रोट है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पीडीएफ मिलेंगी भाई, बिल्कुल मिलेंगी, एकदम मिलेंगी पीडीएफ आपको। फटाफट से बताओ। सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। सी ऑप्शन। चलिए आते हैं, देखते हैं, समझते हैं इसको फटाफट से। शानदार क्लास, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही सीखते रहेंगे यार। अभी बीच में छुट्टियां हुई थी, उसकी वजह से कई लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्लास का टाइमिंग क्या है। अभी वापस से शुरू हो गई है आपकी क्लास,
तो ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपने। मंडे टू फ्राइडे आपकी बाकी बैचेस में, सीटेट में मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, क्योंकि सीटेट का सिलेबस कम होता है कंपैरेटिवली। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ, क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे, इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के क्षेत्र में द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी, अभी इस पे इतनी रामायण हमने गाई है ना, सजेस्ट व्हाट, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है, यानी इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। अब हमें बहुत सारी चीजें इन क्वेश्चंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है, कि हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है कि ऑप्शंस में हमसे कहा क्या है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, दोनों में से जो बेस्ट होगा उसको चूज कर लेंगे। ठीक है ना शुभम। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट नॉट एनवायरमेंट। जब हम ये कल से ही पढ़ रहे हैं कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट, तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आनुवांशिकता या सिर्फ जीन्स ही डेवलपमेंट को बनाएंगे, एनवायरमेंट का कोई रोल ही नहीं है। भैया फिनोटाइप चेंज हो जाता है एनवायरमेंट की वजह से, तो ऐसा थोड़ी एनवायरमेंट का रोल नहीं है, तो ये तो अपने आप में गलत बात हो गई। फिर आते हैं और ये प्लास्टिसिटी नहीं होती, हमने अभी पढ़ा है। ठीक है ना आद्या। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट सेम रेट अमॉन्ग ऑल इंडिविजुअल्स। कल भी हम ये बात कर रहे थे, किसी ने पूछा भी था कि पैटर्न सेम है, दर भिन्न होती है। मान लीजिए मैं और मेरी सिस्टर सेम एज के हैं, नहीं बट सेम एज के हैं, मान लीजिए ट्विंस हैं कोई दो लोग, सब में सेम दर से विकास होगा जरूरी नहीं है, किसी में तेजी से किसी में थोड़ा धीमे हो सकता है, तो ये भी बात गलत हो गई। एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जो पूरा पीरियड है, जो पूरी अवस्था है, कौन सी, बाल्यावस्था की, जिसको 2 से 12 वर्ष कह सकते हो आप, और इसके अलावा एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष, यानी ये जो टीन एज तक आपका जो टाइम पीरियड है, इस समय पे ब्रेन आपका या कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब ब्रेन डेवलपमेंट और ब्रेन प्लास्टिसिटी की ही बात हो रही है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते हो। अभी हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी, सीटेट वालों को, बाकी लोगों को क्लियर है। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, क्योंकि वो वाला पीरियड जिसमें आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जितनी भी चीजें आप दिमाग से करते हैं वो तेजी से सीखी जा सकती हैं, संवेदनशील काल है, उस समय पे क्रूशियल पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है। सेंसिटिव को आप क्रिटिकल, क्रूशियल ये सब कह सकते हो। ठीक है ना। फिर आते हैं, हाँ डी प्लस भी वैकेंसी आ सकती है भाई। डेवलपमेंट इन वन डोमेन डजंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इन अनदर डोमेन, यानी विकास कि एक डोमेन में या एक टाइप में जो डेवलपमेंट है वो दूसरे को इन्फ्लुएंस या प्रभावित नहीं करता। ये तो बात सिरे से ही नकार देंगे हम, क्यों, क्योंकि सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सांवेगिक विकास हो, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये चारों ही विकास के प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता आपको चोट लगी है, आपके ब्रेन में कोई दिक्कत है और आपका शरीर बड़ा नाचता हुआ खुश रहे, है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन अपने आप में ही गलत हैं। अगर आपको नहीं भी पता था कि ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या होती है, तब भी पता था कि ये तो बिल्कुल सिरे से गलत बात कर रहे हैं कि केवल आनुवंशिकता ही होता है, वातावरण कुछ नहीं होता है ना। एक समान दर होती है, ये बात भी गलत थी। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता, ये बात भी गलत थी। तो जब हमें पता है कि 3 चीजें गलत हैं, तो फिर चौथा ऑप्शन एक ही तो बचा, वही सही होगा। तो ये कॉमन सेंस कह लीजिए, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, कि हम एलिमिनेट कर सकें गलत ऑप्शंस को, और चाहे हमें सही ऑप्शन पता हो ना पता हो, लेकिन गलत ऑप्शंस को हटाने की वजह से हम सही ऑप्शन तक पहुंच गए। ये एलिमिनेशन मेथड है जो बहुत काम करता है आपके फील्ड में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिल जाए, जो बाकी एग्जाम से, सीटेट वीटेट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो पूरा पीरियड है चाइल्डहुड और एडोलेसेंस का बच्चे के, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैक्सिमम मेंटल डेवलपमेंट या मस्तिष्क का जो संपूर्ण विकास है या सबसे अधिकतम विकास है, वो एडोलेसेंस तक ही जाकर के होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड हो गया या सेंसिटिव पीरियड हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, चाइल्डहुड प्लस एडोलेसेंस। बात तो सही है, नहीं है सही, बेस्ट मेथड है ना प्रियंका। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता ना तो आपको ये पता था, ना ये पता था, ना ये पता था, आप किसी को तीनों ही ऑप्शन नहीं पता, उसके लिए तो सारी सही है। नॉलेज होनी चाहिए, तब आप एलिमिनेशन मेथड लगा पाएंगे। एलिमिनेट तो तभी कर पाएंगे ना जब कुछ 4 अक्षर पढ़े हुए होंगे, ऐसा थोड़ी सब कुछ एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट भी वो कर पाएगा जिसको बाकी 3 चीजें पता होंगी, किसी एक में कंफ्यूज होगा बेचारा, या हद से हद 2 में होगा। ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर है। हाँ, मंडे से होगी सीटेट की अब जो क्लास होगी 3rd 5, अब तो सारी क्लास मंडे से होंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहता है आपका आज के बाद। हाँ, आप
कुमारी कह रहे हैं आप पढ़ाते हैं तो इतना मजा आता है कि वॉइस से एनर्जी मिलती है। बहुत बढ़िया, मस्त तरीके से ऐसे ही पढ़ेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बढ़िया से समझ में आएगा, काम की चीजें पढ़ रहे हैं, समझ बनाइए अपनी अच्छी, प्रीवियस ईयर कीजिए, कोई नहीं है जो आपको पेपर रोक दे, है ना, क्योंकि जिसकी समझ अच्छी है उसे पेपर में रोक नहीं सकते आप, चाहे नया क्वेश्चन बना दो, पुराना बना दो, कुछ भी कर दो, ठीक है ना। चलिए खैर, तो हमें ये पता चल गया सी ऑप्शन, आगे बढ़े। ये रिवाइज जरूर करना है, नया टॉपिक है, नहीं तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। अच्छा, हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे, ये 2-3 बातें और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ। अगर हम बात कर रहे हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की, ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन 2-4 मुख्य चीजें हैं। न्यूट्रिशन यानी पोषण, यानी कुपोषण तो नहीं मिल रहा बच्चों को, माल न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रहा कि पानी भी जो है वो गंदा पानी पिला रहे हैं, हम बहुत खराब क्वालिटी का खाना खिला रहे हैं जो सड़ गया है। न्यूट्रिशन मतलब एक हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट जिसमें सारे पोषक तत्व अवेलेबल हों। तो अगर न्यूट्रिशन सही मिलेगा तो पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, बच्चे के विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, अच्छे से बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा बच्चा। अगर नेगेटिवली या माल न्यूट्रिशन का शिकार बच्चा हो रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा भैया, डेवलपमेंट ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा, बच्चे का डेवलपमेंट डेविएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन क्या है, प्रारंभिक उत्तेजना। ये एक तरह की ट्रेनिंग है। आप देख रहे हैं इस बच्चे को एक बॉल पे बिठा करके आगे पीछे कर रही है मदर, या वॉकर दे देते हैं बच्चे को, वॉकर समझते ना, वो पकड़ के चलने वाला जिससे सहायता मिलती है बच्चे को, गिरता नहीं है वो, है ना, वॉकर, वॉकर दे देते हैं पेरेंट्स। तो मेच्योरिटी तो एज के साथ साथ आ ही रही है, साथ में आप स्टिमुलेशन भी दे रहे हैं, तो सही प्रकार का स्टिमुलेशन या ट्रेनिंग क्या है, हल्का सा हेल्प करती है। हालांकि मेच्योरिटी पे ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करेगी अगर सही लर्निंग आप दे पा रहे हैं, ठीक। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, इस पे भी हम बात करेंगे। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस होती है, पेरेंटिंग स्टाइल कैसी है, आप बच्चे को प्यार से रख रहे हैं, मारपीट के रख रहे हैं, कितना डिसिप्लिन है, क्या है, तो पालन पोषण के तरीके क्या हैं। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं बेहद। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया विजय। चलिए, बैलेंस मतलब न्यूट्रिशन, देखिए अगर इसको नेगेटिव बनाना होगा तो माल न्यूट्रिशन। अर्ली स्टिमुलेशन, अगर अर्ली स्टिमुलेशन जरूरत से पहले दे दिया आपने या ज्यादा खराब तरीके की ट्रेनिंग अपनाई तो बच्चे को उल्टा नुकसान भी हो सकता है। भाई अभी तो पैर बहुत उसके सॉफ्ट थे, आपने उसको वॉकर से धक्का दे दिया, बेटा चल साइकिल लाके दे दी जबरदस्ती, अभी वो उसके लिए तैयार भी नहीं है, तो उल्टा पड़ सकता है ये। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस अगर सही से पालन पोषण हुआ है तो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, बच्चे के लिए ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये तीनों ही फैक्टर्स को या किसी भी फैक्टर को, किसी भी कारक को विकास को प्रभावित करने वाले, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वेज में यूज किया जा सकता है। आपको फोकस करना है कि अच्छा एनवायरमेंट या ये फैक्टर्स पॉजिटिवली बच्चे को इंपैक्ट करें, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हालांकि हम कर चुके हैं, अब आगे की बातें हम मंडे करेंगे, और अगर जरूरत हुई तो ये क्लास सीटेट के बैच में लगवाएंगे, क्योंकि अभी इसमें टॉपिक कंप्लीट होने में थोड़ा सा रहता है। वैसे मुख्य बातें हो चुकी हैं, लगवा ही देंगे चलो, और जो आपका बाकी 5:30 वाली क्लास है वो भी लगेगी ही। तो 2 क्लास हो जाएंगी मंडे को मेरी आपके साथ, सीटेट वालों के साथ, बाकी लोगों के साथ एक होगी 7 बजे, ठीक है ना। अगर अभी भी किसी को आज नहीं होगी सीटेट वाले बैच में इसके अलावा क्लास, यही एक क्लास हुई है आज, ठीक है ना, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद देना है तो चलो मैं दे दूंगी इसको। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, यहां एक बार फिर से समझ लो, सीडीपी की क्लास की मैं बात कर रही हूं, बाकी सब्जेक्ट आपके बाकी टीचर्स देखते हैं। सीटेट, सीडीपी, अदर बैचेस, क्योंकि ये डिटेल में चल रहे हैं बहुत, अदर बैचेस इनको कंप्लीट ही होने में 6 महीने लग जाएंगे, सीडीपी क्लास, ठीक है जी। अदर बैचेस डेली, क्योंकि अब मैं आ गई हूं, बीच में छुट्टी मैंने ली थी तो मैंने बताया था आपको, बस 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो गए थे उस छुट्टी में, क्योंकि मेरा गला खराब हो गया था, नहीं तो 8 से होनी थी आपकी क्लास, वो 11 से हो पाई, ठीक। डेली एट 7 PM मंडे टू फ्राइडे, ये हुआ आपका बाकी बैचेस का, चाहे वो पेडागोजी स्पेशल हो, केवीएस हो, लीड प्लस भी हो, ठीक। और अगर हम बात कर रहे हैं यहां सीटेट की, तो इसमें 3 दिन क्लास है आपकी, क्योंकि टॉपिक्स कम होते हैं, लिमिटेड चीजें हमें पढ़नी है, लेकिन फिर भी मैं इतनी चीजें आपको करा दूंगी कि आपको समस्या नहीं होगी पेपर में। जो भी नया पुराना जो भी आया है, लेवल 1 लेवल 2, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी, उसकी मैं ले लूंगी। 30 आउट ऑफ 30 आपके आ जाएंगे, बशर्ते आप बस रिवाइज भी करते रहें क्लासेस को, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, है ना। तो ये MWF मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 5:30 टू शाम में 5:30 बजे से 6:30 PM। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है।
ये आपका सीडीपी क्लास की बात हुई। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की एक साथ होती है क्योंकि सिलेबस एकदम सेम है, सीडीपी में कोई भी अंतर नहीं है ना। और मैं उसी लेवल का पढ़ाती हूँ कि दोनों लेवल्स इंक्लूड रहे। वैसे बेसिकली कुछ है ही नहीं जो अलग हो। अगर मैं आपको सच बताऊं, 6 से 11 वर्ष के बच्चे को पेपर 1 में ध्यान में रखना है उसी क्वेश्चन को करते हुए, और 11 से 14 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रखना है पेपर 2 के लिए। इस चीज की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सबके लिए सेम ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब लेवल सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। कई बार तो आपको पेपर 2 का पेपर जो है वो इजी लगेगा, क्वेश्चंस इजी लगेंगे पेपर 1 के मुकाबले। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सेट है। अरे बिल्कुल पास हो गए पल्लवी, पास होने की इच्छा क्यों रखते हो, मस्त बढ़िया नंबर लाने की रखो, ठीक है ना। कोई कह रहा है 5 to 6 तो इंग्लिश की क्लास होती है सीटेट में। मैं देखती हूँ, फिर एक बार टीम से बात कर लेती हूँ। 6 से 7 मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि 7 बजे दूसरी क्लास होगी। आजकल गले में वैसी दिक्कत है, मैं बात कर लूंगी टीम से। 5:30 से लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर लेंगे इंग्लिश की क्लास को, ठीक है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं। यूट्यूब पे आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, वैसे पढ़ने वाली मंडे से होगी। डीट प्लस भी प्रैक्टिस क्लास लगाएंगे। डीट प्लस भी के आने पे अभी जो सीटेट वाली प्रैक्टिस वाली क्लासेस हैं उनको आप ज्वाइन करिए, बहुत सारे नए क्वेश्चंस आपको सीखने को वहां से भी मिलेंगे, है ना। बीच में सीटेट आ गया, क्या कर सकते हैं। चलिए ध्यान रखिए, बाय बाय।